जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद अनुराज। तो दोस्तों, आज हम 6th क्लास की पॉलिटी का इकाई 4 आजीविकाएं चैप्टर 7 देखेंगे। उसकी समरी हम देखेंगे और चैप्टर को पढ़ेंगे। बेसिकली हमारा मोटिव है कि हम चैप्टर पढ़ करके उसे समझ लें। तो आज हम करेंगे चैप्टर 7 और इकाई 4 आजीविकाएं। चैप्टर का नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविकाएं। चैप्टर है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। यहाँ पे ये चैप्टर 8 लिखा है, पर नई वाली एनसीईआरटी में चैप्टर 7 है। तो ये पुरानी वाली एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 8 है। तो चलिए देख लेते हैं चैप्टर 7। यहाँ पे 8 है। तो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के जो साधन है वो क्या है, हम इस पार्ट में जानेंगे। तो पहले पार्ट में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नज़र डाली है। पहले हमने देखा है जीवन में अनेक तरह की जो विविधताएं हैं उनके बारे में नज़र डाली हमने, और हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है। ठीक है, कि हमने देखा था कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के काम धंधे भी अलग अलग हो सकते हैं। वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें, दूसरी चीज़ें किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि गांव में लोग किन विभिन्न तरीक़ों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले 2 पाठों की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं। उनके जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं, इसे भी हम देखेंगे इस चैप्टर के ज़रिए से। ठीक है, ये कुछ पिक्स है ग्रामीण जीवन का। आगे चलते हैं हम। पहले हेडिंग है कलपट्टू गांव। यहाँ पे हम एक गांव के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कलपट्टू गांव। तमिलनाडु में समुद्र के तट के पास एक गांव है कलपट्टू। कहाँ पे है ये गांव? तमिलनाडु में कलपट्टू गांव। तो यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांवों की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम हैं, बिल्कुल, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना, ये सारे काम हैं। आगे है कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार, एक व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वह बाज़ार की तरह दिखती है। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे आजकल हर जगह दिखती है, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा 2 दुकानें बीज और खाद की। 4 दुकानें चाय की है। यहाँ टिफ़िन भी मिलता है। ठीक है, आगे है टिफ़िन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में वड़ा, बोंडा व मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित ज़मीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिलें जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। यहाँ पे धान रोपाई की जो काम हो रहा है उसकी एक तस्वीर दिखाई गई है, इसे आप देख सकते हैं। आगे है तुलसी। हम सब यहाँ रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। तुलसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, एक कैरेक्टर है। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी और यहाँ मैं सुबह 8:30 से 4:30 तक काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है।
यह उन मौक़ों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। जब मैं कम उम्र की थी तो मैं निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबोए रहने से तकलीफ़ होती है। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है। मजदूरी आपने देखी होगी, गाँव में खेतों में मज़दूर काम करते हैं, उन्हीं में से यहाँ पे भी एक हम स्टोरी देख रहे हैं। तो मेरे गांव में मज़दूरी के रेट से ये थोड़ा कम है, फिर भी मैं मज़दूरी के लिए यहीं आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि वह काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आसपास के गांवों में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, कटाई, निराई, रोपाई, बीड़ा बनाना, ये सारी चीज़ें किस किस महीने क्या क्या होता है इसका कुछ दिया हुआ शायद, ये आप देख सकते हैं। ऊपर है, मेरा पति रमन भी एक मज़दूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से लाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल में से लकड़ी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहाँ से पानी लेकर आती हूँ। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करते हैं। ये दिया हुआ है कटाई का समय, यहाँ पे दिया है नवंबर दिसंबर। फिर इधर निराई का समय दिया हुआ सितंबर अक्टूबर। रोपाई है अगस्त में। बेड़ा बनाने का जो टाइम है वो जून में, जो कि खाली हो जाता है जिस टाइम इंसान गांव में। तो ये है कि तुलसी को साल भर कमाई के मौके मिलते हैं। ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर बताइए। देखिए, बाकी महीने में कमाई का कोई साधन नहीं है क्योंकि वो खेतों में ही काम करती है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक उसको काम नहीं मिलता है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हमारी 2 बेटियां हैं, अभी हम उसी की स्टोरी पढ़ रहे हैं कि हमारी 2 बेटियां हैं। वो बताती हैं आगे कि हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी हैं। दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी थी उधार चुकाने के लिए। आगे है, जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता। घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। कितने, ये एक लाइन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो हमारे देश में ग्रामीण परिवारों में करीब कितने प्रतिशत, 40% जो है वो खेतीहर मजदूर हैं। कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। अब यहाँ पे दूसरे व्यक्ति की स्टोरी है जिसका नाम है शेखर। इसके बारे में देख लेते हैं। हमें ये धान अपने घर ले जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। एक की स्टोरी हमने पढ़ी जिसके पास खुद के खेत नहीं हो, दूसरे खेत में काम करती है, और ये दूसरे किसान की स्टोरी है जिसके पास अपना थोड़ा बहुत खेत है जिसमें वो खुद ही काम करते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटाई करा देता हूँ। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ये काम दूसरे के खेत में करा देते हैं तो उसका भी बदले से अपने खेत में काम करा लेते हैं, जैसे कि आप भी जानते हैं गाँव में होता है। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद दे देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाज़ार में बेचूं तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचें। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा।
इनमें से कुछ में से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लग जाएगा। ये किसकी स्टोरी है? शेखर। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है, इसलिए मुझे और पैसे कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है जिसका दूध हम यहीं की सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज़ के खाने के खर्चे के लिए थोड़ा पैसा मिल जाता है। ठीक है, दूध भी बेचा करते हैं ये। आगे है, नेक्स्ट है कर्ज लेने पर। कर्ज लेने पर क्या होता है? जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि कई बार शेखर जैसे किसान ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से लिया जाता है। कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म की नहीं होते या फसल को कीड़े लग जाते हैं तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना होता है। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाते। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या तक कर ली है। ये आपने पहले भी कई बार सुना होगा कि कर्ज ना चुका पाने के कारण कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है। तो ये कुछ उसी तरह की स्टोरी है। रामलिंगम और करूथम्मा। अब ये दूसरी स्टोरी है, रामलिंगम और करूथम्मा दूसरी ही मतलब हमारा तीसरा कैरेक्टर है इस चैप्टर में। तो ज़मीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल भी है और बीज और कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान भी है। चावल की मिल में उन्हें कुछ अपना पैसा पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया था। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। भारत के खेतीहर मजदूर और किसान। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है भारत के खेतीहर मजदूर और किसानों के ऊपर। तो कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह खेतीहर मजदूर हैं, शेखर की तरह छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान भी हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरे के खेतों में पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन और कईयों के पास ज़मीन के छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को ले तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। कितने प्रतिशत? 80% आते हैं छोटे किसान और 20% ही बड़े किसान हैं गाँवों में। ठीक है, ऐसे किसान गाँव की अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाज़ार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना और छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना। ये बड़े किसानों के लिए है, बड़े किसान ही ऐसा कर पाते हैं। आगे कह रहा है कि हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के मुख्य साधन हैं। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। कौन कौन से काम हैं? महुआ बीनने का, तेंदू के पत्ते इकट्ठे करने का, शहद निकालना, ये सब क्या है? इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। ये सारे एक्स्ट्रा काम हैं जो कि खेती के बावजूद लोग करके थोड़ा सा अर्निंग कर लेते हैं। तो लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन बन जाता है। समुद्री तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गाँव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए अरुणा और
परिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं पहले इस ब्रैकेट में क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है नागालैंड के सीढ़ी नुमा खेती के बारे में। ये एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। क्या है देखिए यहाँ पे सीढ़ी नुमा खेती कैसे होती है। चिजामी गांव है, यह नागालैंड के फेक ज़िले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। तो हमने देखा कि नागालैंड में फेक ज़िले में जो लोग रहते हैं वो एक चखेसंग समुदाय के हैं जो कि सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ ज़मीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस ज़मीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रहे और ये चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा होता है। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के कई हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है और ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम ख़त्म नहीं हो जाता। तो हमने देखा किसके बारे में, हमने देखा नागालैंड के बारे में, नागालैंड के फेक ज़िले में होने वाले सीढ़ी नुमा खेती के बारे में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नया हेडिंग, अरुणा और परिवेलन। पुदुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। कौन? पुदुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। हमने देखा कि लोग खेती करते हैं, दूसरे खेतों में काम भी करते हैं और छोटे छोटे कुछ काम करते हैं। और ये हम देख रहे हैं अरुणा और परिवेलन की कहानी, जिसमें वो क्या करते हैं, मछली पकड़ने का काम करते हैं। तो कुछ लोग अपने एक्स्ट्रा कमाई के लिए क्या करते हैं, मछली पकड़ने का भी काम करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर में उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामरेन, मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव। कैटामरेन क्या है? कैटामरेन है, ये बन सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि कैटामरेन क्या है। तो कैटामरेन मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव होती है कि पत्तियाँ दिखाई देती हैं। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमा गहमी रहती है। इस समय सारे कैटामरेन मछलियाँ पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। और मेरा पति परिवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटामरेन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफ़ान में फंस गए थे। तो कई बार नावें जब मछली पकड़ने के लिए जाती हैं तो वहाँ समुद्र में तूफ़ान वगैरह भी आ जाते हैं। तो उसके बारे में बताया जा रहा है आगे। देखिए, आज जो मछलियाँ पकड़ी गई उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ उठाकर रख दी, बाकी मैं नीलामी कर दूंगी। इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बट जाता है। 3 हिस्से उन 3 लोगों में बट जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं, बाकी 1 हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होती है। क्योंकि जाल, कैटामरेन और उसका इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा भी हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैटामरेन और उसका इंजन उसी का है तो वह हिस्सा भी उसे मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो उस कैटामरेन में लगा हुआ है। इससे ये लोग क्या करते हैं, समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ पकड़ पाते हैं, मिल जाती हैं। ठीक है। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं वह टोकरे भर भर के टोकरे भर भर के पास के गांवों में बेचने के लिए जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियां खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते। किस दौरान? मानसून के दौरान मछली पकड़ने का काम नहीं चलता। ठीक है। आगे है
नहीं जा पाते क्योंकि ये मछलियों के प्रजनन का समय होता है। क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि ये मछलियों के प्रजनन का समय होता है मानसून, इसलिए नहीं जाते पकड़ने, ताकि वो प्रजनन का समय होता है मछलियों का होता है। इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा कर लेते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी खुली नीलामी क्या है ये आगे देखेंगे, नहीं कर पाते। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ। ये हमने स्टोरी जानी। आगे देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन क्या हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आजीविका की बात की जाए तो लोग अपनी आय विभिन्न तरीक़ों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई करना, बुवाई, निराई और कटाई। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द चलता है। बुवाई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं। फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं का काफ़ी समानताएं होती हैं। समस्याओं में लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस ज़मीन पर मज़दूरों के रूप में निर्भर रहते हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाज़ार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे उन्होंने पैसा उधार लिया है। गुजर बसर करने के लिए कई परिवार को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसान, खेतीहर मज़दूरों, मछली पकड़ने वालों और परिवारों और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोज़गार नहीं मिल पाता। तो हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के साधन क्या क्या हैं। ज़्यादातर वहाँ पे खेती में ही और दूसरों की ज़मीनों पर काम करके बाकी खाली टाइम में छोटे छोटे अन्य काम करके वो अपनी आजीविका चलाते हैं, जिसको चलाने में कई बार उनको मुश्किलें भी पड़ती हैं और उधारी के बोझ तले जब करके किसानों की कई बार आत्महत्या के मामले भी सामने आते हैं। तो ये थी ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन क्या क्या होते हैं। इसमें हमने कई परिवारों के बारे में जाना कि वो अपना गुजर बसर कैसे करते हैं, आजीविका के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, ये हमने देखा। तो हमारा ये चैप्टर यहीं से ख़त्म होता है और इसमें कुछ वन लाइनर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि कई बार एग्ज़ाम में पुटअप होते हैं। ऐसा कुछ खास चैप्टर में नहीं था, वही चीज़ें हैं जो आप थोड़ा बहुत समझते हैं। तो आज के लिए चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं आगे के नए चैप्टर में। तो थैंक यू सो मच एंड बाय।